Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping all be good. This is Priyesh. Welcome to my channel BKS Academy. So आज क्लास में पढ़ने वाला है यूपीएससी यानी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कमीशन को यानी उस कमीशन को हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा और समझने की कोशिश करेंगे इसका क्या काम होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल्स होते हैं, क्या कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्या इनका टर्म होता है, टेनर होता है, इनके मेंबर्स कौन होते हैं, कौन बनाए जा सकते हैं, कौन मेंबर्स हो सकते हैं, कौन चेयरमैन हो सकता है। इन सारे क्वेश्चंस का सवाल हम लोग ढूंढने की कोशिश किया जाएगा। तो चलते समझते हैं आज हम लोग यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, जिसके थ्रू आप आईएएस पीसीएस आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं और आईएएस बनते हैं, डीएम बनते हैं, यानी ए और बी ग्रुप की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट ये कमीशन करवाता है। तो अब हम देखेंगे आज क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। देखते हैं हम लोग यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो होता है वो आर्टिकल आपका पार्ट 14 में, पार्ट 14 में आपका यूपीएससी आता है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। तो आज हम लोग ये जो क्लास पढ़ रहे हैं ये हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ा जा रहा था उसमें मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा दिया था उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक ही है। उसमें जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन प्लस अटॉर्नी जनरल और एक और हमने पढ़ा जिसको बोला गया था एडवोकेट जनरल। उनको मैंने साथ में पढ़ा था वीडियो कंपेयर करके। इन 3 क्लासेस हमने पढ़ लिया है। चौथा क्लास हम लोग यूपीएससी पढ़ रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है, राइट। देखते हैं हम लोग 14 पार्ट 14 में जो यूपीएससी है क्या कह रहा है। आर्टिकल आपका याद रखना है इसको 315 से लेकर 323 तक आर्टिकल जो है आपका ये सेंटर यानी यूपीएससी प्लस एसपीएससी सेंटर का जो होता है, सेंटर का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है यानी इसको आप बोलते हैं सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। यूपीएससी है जो सेंटर का एग्जाम कंडक्ट करवाता है आईएएस के एग्जाम के लिए, ठीक। और स्टेट में एसपीएससी होता है यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। वो दोनों का आर्टिकल सेम होता है, स्टेट और सेंट्रल दोनों का आर्टिकल सेम होता है 315 से लेकर 323 तक, राइट। क्लियर है। देखते हैं क्या है। यूपीएससी इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। रिक्रूट मतलब वैकेंसी, यानी यह सेंटर की जो वैकेंसीज होती हैं उनकी एक एजेंसी है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है और सबको सिलेक्शन दिलवाती है, राइट। इतना ही इसका रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगला वर्ड है आपका इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने आपको बताया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था है ये यूपीएससी, राइट। ओके, चलते समझते हैं इनका कंपोजिशन। इनके जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं इनका कंपोजिशन कैसे होता है। ये जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं सब चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो यूपीएससी कमीशन के, इसके सारे चेयरमैन और मेंबर सब लोग प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट किससे होंगे? प्रेसिडेंट से होंगे, ठीक है। इस कंपोजिशन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? एक चेयरमैन होता है प्लस अदर मेंबर्स होते हैं। यूजुअली जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिखी गई हैं, जनरली है ऐसा कि 9 से 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन को लेकर के 9 से 11 मेंबर का एक टीम होती है, एक कमीशन होता है। कौन सा कमीशन? यूपीएससी, राइट। ओके, अब ये सब के सब चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो सब के सब लोग दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करेंगे। प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं रहा तो ये लोगों को हटाया जा सकता है, राइट। आगे पढ़ेंगे रिमूवल कैसे होता है। चलते हैं कुछ इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। इनके जो चेयरमैन होते हैं प्लस मेंबर होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जनरली आपकी पॉलिटी में यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जो इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। तो हैज नो क्वालिफिकेशन, चेयरमैन का इनका कोई क्वालिफिकेशन एक्चुअल में नहीं है। बट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक चीज लिखी गई है कि हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, जितने मेंबर हैं उनका आधा यानी हाफ मेंबर्स होल्ड एट लीस्ट होना चाहिए कम से कम 10 साल ऑफिस में काम किए हों। किसमें? या तो सेंटर में या तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में 10 साल तक ये कोई होल्ड किया हो, कोई ऑफिस होल्ड किया हो तो उनको
इनकी क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि इसके मेंबर्स या इसके चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। अगर सेंटर की या स्टेट की किसी भी में, यानी सेंट्रल या किसी भी ऑफिस में 10 साल तक अगर इन्होंने काम किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, तो हाफ आप लोगों को मेंबरशिप यानी कि ये मेंबर लोग बनाए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में 10 साल तक काम किया उन्होंने हो तो उनको चेयरमैन बनाया सकता है। राइट, क्लियर है? ओके। जनरली ये होता है कि यूपीएससी यानी आईएएस वगैरह और पीसीएस के थ्रू पीसीएस के लोग इसमें चेयरमैन बनते हैं। राइट, ये समझना है। अब हम जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी, कोई चपरासी है कोई क्लर्क है तो उसको यूपीएससी चेयरमैन नहीं बना सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात, समझने वाली बात है। ठीक है, समझना है। ओके, टेनर क्या होगा इनका? इनका टेनर होगा 6 इयर्स, यानी अगर कोई भी इस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बनता है तो 6 साल तक अपनी पोस्ट पे काम करेगा एज ए मेंबर और चेयरमैन। ठीक है, या 65 इयर्स की लास्ट एज कितनी होगी? 65 इयर्स, जितने की हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज की। सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी एज होती है? लास्ट 65 इयर्स। हाई कोर्ट कितनी होती है? 62 इयर्स। या आप कंपेयर कर लेंगे, इसका मतलब इनके मेंबर की जो लास्ट एज है वो 65 इयर्स की एज का है। सिंपल सी चीज वही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो एज होती है वही एज इनकी लास्ट होती है। राइट, 6 साल का पोस्ट पे रहेंगे। नेक्स्ट, रिजाइन। रिजाइन किसको देंगे? ये रिजाइन दे देंगे प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट को रिटर्न में रिजाइन देके ये लोग रिजाइन, कोई भी रिजाइन दे सकता है, मेंबर या चेयरमैन। क्लियर? ओके। अब मान लीजिए पोस्ट खाली हो जाती है चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब की पोस्ट खाली होती है ड्यू टू एनी रीजन। रीजन क्या होगा? तो वहां पर प्रेसिडेंट साहब उनकी सीट पर एक एक्टिंग चेयरमैन ला सकते हैं। कौन ला सकता है? प्रेसिडेंट। यानी इसमें इस कमीशन का जो मेन चेयरमैन है वो एब्सेंट है या किसी वजह से उसकी सीट खाली है तो वहां पे एक्टिंग चेयरमैन ला सकते हैं। कौन लाएगा? प्रेसिडेंट लाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। ठीक है, कौन लाएगा? प्रेसिडेंट लाएंगे, एक्टिंग चेयरमैन। कब? व्हेन ऑफिस फॉल्स वैकेंट, जब ऑफिस खाली हो जाती है। किस वजह से? किसी एब्सेंस की वजह से या किसी वजह से उनकी सीट खाली होती है तो वहां पे कोई एक्टिंग चेयरमैन ला सकता है। ठीक है, कार्यकारी। अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, या वो अपना काम असमर्थ है करने में। कौन? चेयरमैन ऑलरेडी जो वहां पे हैं रजिस्ट कर रहे हैं वो अपना काम असमर्थ है करने में। क्यों? किस वजह से? ठीक है, किसी ऑप्शंस की वजह से, किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब एक्टिंग चेयरमैन की पोस्ट पर आ जाएगा, राइट, समझिएगा, तो ही फंक्शन वो फंक्शन काम करेगा तब तक करेगा जब तक कि जो प्रीवियस चेयरमैन था वो अपनी पोस्ट पे वापस ना आ जाए, तब तक करेगा। यहां से क्वेश्चन पक्का बना देता है कभी कभी, आपको याद रखना है कि वो तब तक काम करेगा जब तक कि जो प्रीवियस या जो इसके चेयरमैन की पोस्ट पर व्यक्ति रहा है वो वापस ना आ जाए, तब तक एक्टिंग चेयरमैन काम करेगा। राइट, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट को चेयरमैन को अपॉइंट देता है। समझ में आ गया? चलते समझते हैं क्या रिमूवल प्रोसेस होता है। अब हमको ये देखना है कि रिमूवल प्रोसेस का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत रिमूवल प्रोसेस का ये भी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन के, सुप्रीम कोर्ट के जजों का रिमूवल होता है उस तरह से है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में क्या है? प्रेसिडेंट रिमूवल इनका करता है, चेयरमैन का, चेयर मेंबर का रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। इफ ही इज या इफ सी इज, अगर सी है तब भी, चाहे ही है सी है, अगर इंसॉल्वेंट, अगर वह इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, पागल हो गया, यानी वह डिसीजन नहीं ले रहा है, ही इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा, उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, या he is engaged in any paid employment outside his office। इसका मतलब वो अपनी पोस्ट पे रहते हुए, चाहे मेंबर की पोस्ट पे है चाहे चेयरमैन की पोस्ट पे है कमीशन में, उस पोस्ट पे रहते हुए भी कोई आउटसाइड ऑफिस के आउटसाइड से कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी एक साथ दो काम जो इस न्यूज में चल रहा है, इसमें मून लाइटिंग वाला। राइट, मून लाइटिंग समझिएगा, सेम वही चीज यहाँ बात हो रही है। ठीक है, न्यूज में इसमें चल रहा है तो मून लाइटिंग समझिएगा इसमें क्या है।
तो इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ऑफिस, अपने ऑफिस करते करते काम करने, यानी कह सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट, एक साथ दो काम करना, क्लियर। अनफिट या अनफिट इन प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में वो क्या हो, अनफिट हो, प्रेसिडेंट की नजर में क्या हो, वो अनफिट हो, ठीक है। ऑफ रीजन ऑफ इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, यानी कि दिल दिमाग से क्या हो, इन्फॉर्म हो, मतलब इन्फॉर्म का मतलब निश्चय न ले पा रहे हैं, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब अनफिट लग रहा है उनकी नजर में, तब भी उनको रिमूवल किया जा सकता है। कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया था। तो रिमूवल प्रोसेस, कोई डाउट यहाँ तक? ये दो तीन चीजें इसमें आपको याद रखना है, क्या पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनको हटाया जाता है, इंसॉल्वेंट ना हो या फिर इन्फॉर्म ना हो माइंड और बॉडी से, तीन चीजें, राइट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मिसबिहेवियर, पर भी इन्हें हटाया जा सकता है, चाहे चेयरमैन को या मेंबर को। कैसे समझते हैं? मिसबिहेवियर मतलब दुर्व्यवहार। अब जब मिसबिहेवियर कोई मैटर आएगा तो ये मैटर चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट नहीं कुछ करेंगे, वो भेज देंगे मैटर को, रिफर कर देंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मैटर रिफर कर देंगे। कौन सा मैटर, जो मैटर मिसबिहेवियर रिलेटेड रहेगा किसके, चेयरमैन या मेंबर के, तो मैटर चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, इंक्वायरी करेगा, डिसीजन देगा, तो वो डिसीजन बाइंडिंग होगा किस पर, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। हिज एडवाइस, यानी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर वो उनका एडवाइस बाइंडिंग होगा, राइट। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपका, पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे कि अगर मिसबिहेवियर का कोई इश्यूज है चेयरमैन के या आखिर चेयरमैन या फिर मेंबर्स के, यूपीएससी के, तो उसका अगर मिसबिहेवियर इशू है तो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, तो आपको आंसर देना बाध्य है, राइट। ओके, नेक्स्ट मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझना आपको है, बस इतना याद रखना है। इंगेज, अगर कोई व्यक्ति मेंबर या चेयरमैन इसमें का इंगेज इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझौते कोई एग्रीमेंट करके किसी अदर व्यक्ति से, अदर पार्टी से उसमें इन्वॉल्व है तब, एंड ही इज गेटिंग प्रॉफिट, और फिर उसके एग्रीमेंट से या उसके कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉफिट पा रहा हो तो, राइट, स्टेट से या सेंटर से, तो वो व्यक्ति क्या होगा, मिसबिहेवियर कहलाया जाएगा, यानी उसका बिहेवियर मिसबिहेवियर में काउंट किया जाएगा। और यही चीजें हैं मिसबिहेवियर का इशू होता है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट था, ये समझ लेना है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंस, यानी इस कमीशन का इंडिपेंडेंस, इस कमीशन में जो भी मेंबर्स हैं उनकी स्वतंत्रता क्या क्या है, क्या क्या उनको इंडिपेंडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिमूवल इज ओनली बाय प्रेसिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 6 साल के पहले या 65 साल के पहले रिमूवल उनका कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अलावा और कोई रिमूवल नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सिक्योरिटी ऑफ टेनर, टेनर भी क्या सिक्योर्ड है 6 साल या 65 साल, राइट। कंडीशंस ऑफ सर्विस, सर्विस कंडीशन में कोई भी चेंजिंग, कोई भी बदलाव नहीं हो गया ऐसा। नेक्स्ट सर्विस अलाउंस, पेंशंस, ये सब चीजें या जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, सर्विस अलाउंस, पेंशन या एक्सपेंसेस जो भी खर्च जा रहे हैं सब के सब CFI पे चार्ज होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से इनके पैसे दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे चेयरमैन, सारे मेंबर चेयरमैन के साथ के जो पैसे होंगे, सैलरी होगी, अलाउंस होगा, पेंशन होगा, ये सब कुछ CFI पे चार्ज होगा, ना एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनके मतलब सैलरी इन सब पे कोई पार्लियामेंट का रोल नहीं होगा, यानी पार्लियामेंट का कोई इनके पैसे कम नहीं कर सकता, पार्लियामेंट कोई रोल इसमें नहीं हो सकता, समझ आ गया? नेक्स्ट, व्हाइल होल्डिंग ऑफिस, जब मेंबर या चेयरमैन अपनी ऑफिस को होल्ड कर रहे होते हैं तब की बात कर रहा हूं। व्हाइल होल्डिंग ऑफिस कांट बी एलिजिबल टू एम्प्लॉय एनी जॉब आइदर ऑफ सेंटर और स्टेट, सिंपल सी बात मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये वाला इशू वही था। वरना ये क्या होगा, जब अपने ऑफिस में रहते हुए भी किसी और अगर प्रॉफिट ले रहे हैं किसी अदर जॉब से, अदर एम्प्लॉयमेंट से, सेंट्रल या स्टेट से, तब तो ऑलरेडी इनके ऊपर क्या होगा, रिमूवल लग जाएगा, रिमूवल हटा इसका। इसलिए ये क्या है, अपने ऑफिस पे रहते हुए कोई ना तो सेंटर का
और ना ही स्टेट की कोई अदर जॉब करना, राइट। ये इनकी मतलब इंडिपेंडेंस नहीं कर सकते ये। ओके नेक्स्ट, मेंबर कैन बी चेयरमैन, यानी अगर इनमें से मेंबर कोई है, जैसे एक मेंबर है चेयरमैन है, बाकी सब मेंबर, तो मेंबर कैन बी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी, यानी कि इनकी इस कमीशन का जो मेंबर होगा वो चेयरमैन की पोस्ट पे बनाया जा सकता है, चाहे यूपीएससी के चेयरमैन चाहे स्टेट पीएससी के चेयरमैन बनाया जा सकता है, राइट। सिंपल सी बात, प्रमोट होकर बन सकता है वो, क्लियर। ओके, आफ्टर टेनर एंड, यानी जब चेयरमैन साहब का टेनर खत्म हो जाता है तब ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चेयरमैन अगर एक बार बने हैं यूपीएससी के या एसपीएससी के होंगे तब भी, तो यूपीएससी चेयरमैन समझना है कि यूपीएससी चेयरमैन अगर बन रहे हैं तो दोबारा फिर उनको चेयरमैन की पोस्ट के लिए अपॉइंटिंग नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके क्लियर है? हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल आपको याद रखना है, ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये केवल रिक्रूटमेंट देगी, इसका मतलब केवल रिक्रूट करेगी एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो केवल एग्जाम कंडक्ट करवाएगी प्लस सिलेक्शन आपको देगी, और कोई काम नहीं कर, ट्रेनिंग वेनिंग का काम, पोस्टिंग का काम इसका नहीं होता है, वो डीओ कोई चीज करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ये कंपोजिशन में आपने देखना है कोई क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई टेंशन मत बताइएगा, आगे चला जाए ना। टेनर, रिजाइन, एक्टिंग चेयरमैन, चेयरमैन का मतलब एक्टिंग, जो यहाँ चेयरमैन खाली पोस्ट हुई तो वहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन आएगा। रिमूवल कैसे होगा, आपने देखा क्या क्या इंसॉल्वेंट था, पेड एम्प्लॉयमेंट कोई कर रहे हैं तब, ठीक है, जैसे ये वाला इससे रिलेट कर रहा है, दोनों को देख लीजिएगा। या फिर अनफिट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट के नजर में, मिस बिहेवियर, आपने देखा मिस बिहेवियर में सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य होता है, यानी बाइंडिंग होता है किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। ये समझ में आ गया? इंडिपेंडेंस आपने देख लिया क्या क्या है, रिमूवल ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा है, क्लियर है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेनर, टेनर की सिक्योरिटी लिखी है 6 साल या 65 साल, कंडीशन सर्विस रहेगी, सैलरी अलाउंस पेंशन ये सब चार्ज कहाँ पर? सीएफआई पे होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट नॉट टू द मैटर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मैटर नहीं है। व्हाइल होल्डिंग ऑफिस, जब अपने ऑफिस होल्ड करेगा कोई व्यक्ति यानी चेयरमैन या मेंबर, तो वो उसके साथ साथ अदर सेंटर की स्टेट की कोई जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। मेंबर कैन बी चेयरमैन, चेयरमैन यानी मेंबर जो होगा इसका वो चेयरमैन बन सकता है, क्लियर है? ओके, और अगर एक बार कोई चेयरमैन बन गया तो दोबारा दूसरे टर्म में वो चेयरमैन नहीं बन सकता, सिंपल है, रीअपॉइंटमेंट उसका पॉसिबल नहीं। समझ में आएगा? ये तो था आपका इंडिपेंडेंस। अगला हम लोग चलेंगे कुछ रोल्स और लिमिटेशंस पढ़ने, कुछ फंक्शन पढ़ने के, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग इसके रोल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके रोल्स हैं, ये देखते हैं। लिमिटेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है यूपीएससी के, राइट। ओके, रोल्स देखते हैं। रोल का पहला है का वॉच डॉग टू मेरिट सिस्टम इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। रोल है यूपीएससी का कि इट इज अ वॉच डॉग टू मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया में ये वॉच डॉग एक वॉच डॉग कहलाता है, राइट। ये क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ से आया कि हु इज द वॉच डॉग इन इंडिया, इंडिया में ये वॉच डॉग का काम करता है, इसका मतलब केवल बस ये रिक्रूटिंग का काम करता है, वो प्रमोशन, पोस्टिंग, ठीक, ट्रांसफर, इन सब का काम ये नहीं करता है, राइट। ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस जितनी भी जॉब्स हैं उनका रिक्रूटमेंट कराएगा, ठीक है, वैकेंसी भरवाएगा, सिलेक्शन करवाएगा, चाहे ग्रुप ए की हो या बी की हो, जितनी भी सर्विसेज हैं सब करेगा, राइट। हम लोग देखेंगे कितनी कौन कौन सर्विसेज हैं, 23-24 को सर्विसेज हैं पूरे यूपीएससी जो कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, राइट, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, एडवाइजेस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है व्हेन कंसल्टेड, जब इससे कंसल्टेशन मांगी जाती है तब ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है, किस लिए समझिए, प्रमोशन डिसिप्लिनरी मैटर्स, यानी ये प्रमोशन हो किसी का, सर्विस ऑफिसर का, ठीक है, या डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई मैटर हो, कोई डिस्प्यूट हो, उस पर जब इससे एडवाइस मांगी जाएगी तब ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है, कौन? यूपीएससी, क्लियर है? समझ में आ गया? इसका मतलब प्रमोशन से रिलेटेड काम, डिसिप्लिन से रिलेटेड काम, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये इनका काम नहीं, ये नहीं किसी अधिकारी से करवाया कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ठीक है, या आपको प्रमोशन कहाँ करना है, कैसे करना है, करना कि नहीं करना है, ये इसका रोल बनता है, वो किसका होता है? गवर्नमेंट का। किसका कौन बनता? सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट। ये सेंटर में पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया? ओके, ठीक है।
अगर डाउट होगा तो पूछेगा इसमें, ठीक है, कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा कहीं डाउट होगा तो पूछ लिया करिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट, नॉट कंसल्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कंसल्टेड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विस के क्लासिफिकेशन यानी कि जॉब का वर्गीकरण करने में इसे कंसल्ट नहीं लेता है, किससे? यूपीएससी से। इस कमीशन से गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं लेती है। पेज पे पैसा कितना देना है इस पे नहीं, कंडीशंस, सर्विस कंडीशंस क्या है उस पर भी कोई कंसल्ट नहीं किया जाएगा इनसे। कार्डर मैनेजमेंट में किसको, किस अधिकारी को, किस आईएएस अफसर को कौन सा कार्डर दिया जाएगा, इसमें भी कोई रोल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सीधे आपको यहाँ से आ सकता है। प्लस ट्रेनिंग में भी यानी आईएएस अफसर आपका सिलेक्शन हो गया, आईएएस में आपने क्रैक कर लिया, आपकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। आपको लवासना जाना होता है, 6 महीने लवासना, फिर उसके बाद आपको उसके बाद जो आप आईपीएस है तो चले जाएगा हैदराबाद, आईएएस है तो आपको वही लवासना ट्रेनिंग मिलती है। तो ये ट्रेनिंग हो गया, कैडर मैनेजमेंट हो गया, कंडीशन सर्विस का पे हो गया, या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हो गया। इन सब का ये जो काम है वो यूपीएससी नहीं करता है, राइट, ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का मतलब उसका एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग होता है। इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, याद रखिएगा। ये काम करवाएगा ये सब, ना कि यूपीएससी केवल रिक्रूटमेंट कर देगा, बस सिलेक्शन करवाएगा, एग्जाम करवाएगा, खत्म काम उसका होगा, ठीक है, इतना करेगा। क्लियर? ओके, डाउट मतलब एक नहीं वो सब कुछ करता है, नहीं ये नहीं करता है। फिर चलते हैं फंक्शंस पे। अब फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं यूपीएससी के, कुछ काम है उसको मिले हुए हैं, जैसे कंडक्ट एग्जाम्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी जहाँ पर अभी पढ़ा वही चीज यहाँ पे भी है, ऑल इंडिया सर्विस के अपॉइंटमेंट के लिए, ऑल इंडिया सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। दूसरी चीज, ये कंसल्ट करेगा, किसको कंसल्ट करेगा? डीओपीटी को। सिंपल सी बात है, डीओपीटी को कंसल्ट करेगा, यानी कस्टडी एडवाइस भी करेगा डीओपीटी को। किस लिए? हो सकता है तो जब मांगा जाए डीओपीटी, तब डीओपीटी को ये एडवाइस करेगा, इससे कार्डर मैनेजमेंट के लिए या ट्रेनिंग के लिए या ये सैलरी के लिए, पे के लिए कर सकता है कैंडिडेट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऑटोमेटिक आपका डीओपीटी ही कर देता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, इट असिस्ट स्टेट या मोर स्टेट्स टू या फॉर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, यानी ये क्या करेगा? स्टेट, एक राज्य या 2 राज्य, 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करवाने के लिए राज्य को असिस्ट करेगा, राइट। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? ओके, सर्व्स स्टेट, राज्य की सेवा करेगा या राज्य की हेल्प करेगा ऑन गवर्नर रिक्वेस्ट, गवर्नर के रिक्वेस्ट करने पर स्टेट गवर्नमेंट को ये हेल्प देगा, राज्य को हेल्प करेगा विथ प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर के राज्य के गवर्नर के रिक्वेस्ट पर राज्य की हेल्प करेगा, उसकी सेवा करेगा, सेवा मतलब सर्विस देगा। क्लियर? यूपीएससी jurisdiction कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपीएससी का जो पावर है, जो jurisdiction है उसका, इसको बढ़ाया जा सकता है किसके थ्रू? ओनली बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू। क्लियर है? इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ये अपनी रिपोर्ट जो होगा प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसको पार्लियामेंट के दोनों पटल पे रखेंगे, तब उसके बाद कोई काम बढ़ेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई रिपोर्ट इस्तेमाल आ जाएगी तो, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? ये भी चीजें, ये इनकी कुछ पावर बनी, कुछ फंक्शंस हो गए, आपने देख लिया यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं इनके अंदर है, यानी हर काम नहीं कर सकते। आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, ये इनकी सीमा ही है ना, ये इनकी सीमा है, यानी कि ये इसमें रोल नहीं कर सकते, इनका जो रोल है वही करेंगे, इनकी सीमा है, तो कष्ट नहीं सीमा है। पहला चीज, नॉट कंसल्टेड, इनसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा, यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा किस मैटर में? जब, पहला पॉइंट, व्हाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन, यानी बैकवर्ड क्लास सिटीजन के फेवर में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, उस डिसीजन, रिजर्वेशन के डिसीजन में इनसे कोई कंसल्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट, व्हाइल टेकिंग claims of SCs and STs appointment and posting, यानी SC ST की पोस्टिंग के रूप में, इसका मतलब जब ST SC ग्रुप होता है, माइनॉरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें उनके मेंबर्स में या उनके चेयरमैन के
पोस्टिंग में या अपॉइंटमेंट में इनसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा। समझिए, सिंपल सी बात है। जैसे एक एससी और ओबीसी कमीशन होता है, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन और एसटी कमीशन। इनके मेंबर और इनके चेयरमैन की पोस्टिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए इनसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, राइट। ओके, हम लोग जब पढ़ेंगे आगे अभी एससी कमीशन और एसटी कमीशन। एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये जो दोनों कमीशन आपके हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों का अपॉइंटमेंट के लिए प्लस इन दोनों की पोस्टिंग के लिए इनसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा, राइट। या बैकवर्ड क्लास का होगा उसके लिए कंसल्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात, क्लियर है। आगे पढ़ेंगे तो हर इसमें भी चेयरमैन और कमीशन होते हैं। चेयरमैन मतलब कमीशन में चेयरमैन और मेंबर होते हैं, उसके लिए भी इनकी सलाह नहीं दी जाएगी। क्लियर है। ओके, ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, वाइल सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन, मेंबर्स, डिप्लोमेट्स या फिर ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसीज, यानी जब सिलेक्शन किया जाएगा चेयरमैन का, इसका मतलब जब इसके खुद चेयरमैन का सिलेक्शन होगा तब भी इसके बॉडी से यानी इस बॉडी से खुद के सिलेक्शन के लिए, खुद के चेयरमैन के, यहाँ के मेंबर के या चेयरमैन के, इनसे संपर्क इनसे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यूपीएससी के खुद मेंबर और खुद चेयरमैन के अपॉइंट के लिए या उनके अपॉइंटमेंट के लिए इन्हीं से इसी कमीशन से कंसल्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं समझना है। ग्रुप सी, ग्रुप की डी की वैकेंसीज के लिए भी इनसे संपर्क नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो कुल मिला जुला करके यूपीएससी का मेन मोटो क्या है, मेन काम क्या है, एग्जाम कंडक्ट करवाना और फिर इसको रिक्रूटमेंट या वैकेंसी फिल करना, इतना ही काम है। आपने पढ़ा था जब 1853 में पहली बार जब सबसे पहले यूपीएससी कमीशन यानी यूपीएससी का ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम करवाया गया था, जब इंग्लिश यहाँ पे थे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी तब, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की पद्धति के समय, राइट। ओके, तो सब हम लोग पढ़ेंगे जब फिर हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। अभी फिलहाल क्या समझना था ऐसा, इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थे हमने पढ़ लिया, राइट। ओके, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ लिया, समझ लिया इसको। अब इतना आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और सी यू सून।